अच्छी है ना? फिर खर्चा कर रही तू। हर महीने पैसा भेजती तो है भाजपा। अब इस दिवाली नई चप्पल पहनो। अरे वो पहले के लुटेरों के राज में उनकी माँ बहनों की जेबें भरती थी, और अब ये सरकार हम गरीब बहनों की भरती है। तो साफ साफ कहो ना अम्मा, फिर इस बार भाजपा सरकार। फिर इस बार भाजपा सरकार। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब कुछ घंटे शेष बचे हैं। आज हम आए हैं वरिष्ठ पत्रकार और लोकमत के स्टेट एडिटर अविनाश खांडेकर जी के पास। अविनाश खांडेकर जी मध्य प्रदेश में दैनिक भास्कर के स्टेट एडिटर रह चुके हैं, मध्य प्रदेश की एक एक नस को जानते हैं, लेकिन इनकी ज़्यादा विशेषज्ञता है मालवा के मामले में। हम मालवा की 66 सीटों के बारे में, इस बार क्या तापमान है, कौन जीत रहा है, ऊंट किस करवट बैठ रहा है, इन तमाम सारे मुद्दों पर उनसे चर्चा करेंगे। अविनाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभिलाष जी, आपको क्या लग रहा है इस बार मालवा क्या कह रहा है? क्योंकि बहुत सारे लोगों की ये एक मान्यता है कि अंतिम निर्णय मालवा करेगा, क्योंकि सबको पता है कि ग्वालियर चंबल संभाग क्या कर रहा है। इसमें बुंदेलखंड में भी थोड़ा स्थिति आपकी से बदल रही है। कारण ये है कि मालवा एक बहुत बड़ा, मालवा निमाड़ जिसको कहते हैं, मालवा निमाड़ बहुत बड़ा क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, जहाँ से 66 सीटें आती है। और ये ट्रेडिशनली, मतलब जिसको परंपरागत रूप से ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है। बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के, चाहे वो कैलाश जोशी हो, चाहे सुंदरलाल पटवा हो, चाहे कुशाभाऊ ठाकरे हो, चाहे विक्रम वर्मा हो, ये सब लोग मालवा से ही निकल कर आए, सुमित्रा महाजन हो, ये सब लोग मालवा से ही निकल कर आए। तो मालवा के आप मुख्य रूप से जिलों को आप देखें तो आपको पता लगेगा कि वहाँ की स्थिति क्या है। तो पहला इंदौर जिला है, उसके पास में उज्जैन जिला है, फिर धार है, नीमच है, मंदसौर है, फिर खरगोन है। तो ये सारे जिलों में जो अलग अलग कैंडिडेट्स खड़े, आपने देखा होगा कि पुराने मंत्री नरेंद्र नाटा वापस मैदान में हैं 10, 12, 15 साल बाद। उसके बाद में भंवर सिंह शेखावत जैसा कद्दावर नेता जो इंदौर में राजनीति करते थे, लेकिन वो बदनावर में चले गए हैं, और पिछली बार बदनावर में जीत कर आने के बाद में वहाँ पे राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव के खिलाफ उनकी काफ़ी कड़ी लड़ाई शुरू है। इंदौर 1 में भारतीय जनता पार्टी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय कड़ी टक्कर में फंसे हुए हैं। बताया जा रहा है कि दोनों पार्टी की तरफ से काफ़ी पैसा बहाया जा रहा है, पायजेब चांदी की दी जा रही है महिलाओं को, लेकिन इलेक्शन कमीशन का नज़र वहाँ तक नहीं पहुँच रही है। फिर आप देख रहे हो कि मंत्री इतने सारे इस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। मसलन हरदीप सिंह डंग है मंदसौर जिले से, मोहन यादव हैं उज्जैन से, इंदौर से है तुलसी सिलावट और उषा ठाकुर, तो जगदीश देवड़ा जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो भी मंदसौर से लड़ रहे हैं। ओम प्रकाश सकलेचा है जावत से लड़ रहे हैं। तो अलग अलग जो मंत्री लोग जो वहाँ से लड़ रहे हैं, तो इससे मध्य प्रदेश की, लेकिन आपने अच्छा याद दिलाया, या जो जानकारी मिल रही है उस हिसाब से, आपकी जानकारी क्या है मुझे मालूम नहीं है, आप ज़्यादा बेहतर समझ रहे हो, लेकिन फिर भी जावत से जो स्थानीय चुनाव जिस तरीके से लड़ा जा रहा है उसमें समंदर सिंह उसमें सकलेचा हारने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। तो यदि सकलेचा हारते हैं, या इंदौर में यदि कैलाश विजयवर्गीय हारते हैं, या यदि राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव हारते हैं उसके सामने भंवर सिंह शेखावत के, अभी स्थितियाँ पता नहीं लग रही है, बहुत जो कशमकश जारी है। तो ऐसी स्थिति में जो आपने पहले प्रश्न पूछा कि मालवा का महत्व पूरे मध्य प्रदेश की राजनीति में मालवा निमाड़ का इसीलिए है कि खरगोन से आपको याद है कि सुभाष यादव डिप्टी सीएम तक बन गए थे, सीएम बनने की संभावना थी। तो मध्य प्रदेश का ये जो क्षेत्र है, जो राजस्थान से सटा हुआ है, जो महाराष्ट्र से सटा हुआ है, जो काफ़ी हद तक अलग अलग जो इंडस्ट्रियल बेल्ट भी है, तो यहाँ से अलग अलग परिणाम आने की संभावना है। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ी सी भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर लीड मिल सकती है। सीट्स के मामले में यदि हम देखें तो अंतर सिंह दरबार के कारण महू की जो सीट है उसमें गड़बड़ हो रही है। उसके बाद में यदि आप देखोगे 5 नंबर में बहुत अच्छा व्यक्ति चुनाव लड़ रहा था, महेंद्र हार्डिया, जो पूर्व मंत्री थे, अभी भी सिटिंग एमएलए है। उनके बारे में कहा जाता है कि वो किसी से एक पैसा भी चंदा नहीं मांगते हैं, वो किसी से भी, जिसको कहते हैं इंदौर में जो लैंड माफिया वगैरह जो काम करते हैं उससे काफ़ी जुदा हैं। लेकिन फिर भी उनको सत्यनारायण पटेल की तरफ से बहुत बड़ी कड़ी चुनौती मिल रही है। ऐसा लग रहा है कि सत्यनारायण पटेल मुस्लिम वोटों के बाहुल्य के चलते वहाँ से जीत जाएंगे। तो इंदौर की जो 9 सीटें हैं उसमें लगभग ऐसा लग रहा है कि 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास में और 4 कांग्रेस के पास में आएगी। थोड़ा बहुत बदलाव इसमें हो सकता है। उज्जैन में ऐसा बताया जा रहा है कि मोहन यादव चुनाव हार सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, इसके पीछे के मुख्य रूप से कारण यही आ रहे हैं कि एंटी इनक्यूमेंसी जो मंत्रियों के खिलाफ थी,
पहले तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ थी, उसको भारतीय जनता पार्टी ने जैसे तैसे, और आज जब हम बात कर रहे हैं उस समय मोदी जी एक बहुत बड़ा लंबा रोड शो इंदौर में कर रहे हैं। उस रोड शो के फ़ायदे क्या हैं और रोड शो से जो सामान्य नागरिकों को दिक्कतें हो रही है उसके नुकसान क्या है, ये अगले 1-2 दिनों में पता लग जाएंगे। लेकिन मूल बात यह है कि जिस तरीके से जैसी ताकत मुख्यमंत्री के चुनाव के लिए लगती है, वैसी ताकत यदि प्राइम मिनिस्टर मध्य प्रदेश के लिए लगा रहे हैं, छत्तीसगढ़ के लिए लगा रहे हैं, मूल रूप से तो मध्य प्रदेश में इतनी उनकी रैलीज हो गई है, इतने रोड शो हो गए, इससे पता लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इज़ ऑन ए वीक विकेट, मतलब अभी हालत पतली है। वरना जो आईबी की जो रिपोर्ट्स जा रही हैं उसके हिसाब से प्राइम मिनिस्टर को यहाँ इतनी बार नहीं आना था, ओरिजिनली जो चुनाव का वो था। आपने ये भी देखा होगा कि अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री है, उन्होंने कई सारे कैंडिडेट जो रिबेल थे उनसे 1-to-1 बातचीत करी है। इसका मतलब ये है कि स्थिति भारतीय जनता पार्टी की बहुत पतली थी। अब अगले 2-3 दिनों में पता लगेगा कि मालवा का जो बेल्ट है वो किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ऑक्सीजन के रूप में साबित होगा या नहीं होगा। अभिलाष जी, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी ये जानना चाहता हूँ कि आपने देखा होगा कैलाश विजयवर्गीय जी को टिकट मिला था तो उन्होंने एक बयान दिया था कि मैं सिर्फ विधायक बनने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, मुझे कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। यानी कि ये माना जा रहा था कि सारे में उन्होंने कहा कि वो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। अब जब जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं वो उस तरह के बयान बंद हो गए हैं। पहले उनके कार्यकर्ता भी ये प्रचार कर रहे थे वहाँ इंदौर 1 में कि आप विधायक नहीं मुख्यमंत्री चुन रहे हैं, लेकिन वो प्रचार भी बंद हो गया है। तो उनके बयान को और इस प्रचार को आप किस तरह लेते हैं? अब तो किसी ने ये नारा भी वहाँ पर दिया था कि मोदी तेरे से बैर नहीं, कैलाश जी तेरी खैर नहीं, इस तरीके के भी नारे वहाँ पर चलने शुरू हो गए हैं। और जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने वहाँ पर रोड शो किया है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने बताया जा रहा है कैलाश जी को बाहर इधर उधर जाने से मना कर दिया है, उन्होंने खुद ने डिमांड करके मोदी जी का रोड शो वहाँ पर करवाया क्योंकि प्रियंका गांधी का रोड शो बहुत जोरदार। मोदी जी 1 नंबर में जा ही नहीं रहे हैं, उनका पूरा जो प्लान हुआ है वो इसमें 1 नंबर में शामिल नहीं है शायद। नहीं, वो एयरपोर्ट से जो जा रहे हैं वो तो एयरपोर्ट वाला जो एरिया है वहाँ से जो आगे तक जाते हैं, बड़ा गणपति तक जाने की बात है, वहाँ से राजवाड़ा तक जाएंगे तो उसमें 1 नंबर का कुछ एरिया निश्चित रूप से शामिल है। और वो पूरे इंदौर शहर के लिए, इंदौर शहर जो लगातार 8 बार सुमित्रा महाजन को भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के रूप में जिता चुका है, वहाँ पर इंदौर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बहुत बड़ी संख्या में हैं। लेकिन मैं ये भी बता दूं कि कांग्रेस ने भी काफ़ी ग्राउंड गेन किया है वहाँ पर, और सारे मध्य प्रदेश की नज़रें 2-4 सीट्स के ऊपर यदि लगी हुई है तो उसमें से 1 नंबर इंदौर का जो 1 नंबर है, जहाँ पर संजय शुक्ला जो सिटिंग एमएलए हैं, उनके पास पैसा भी बहुत है, वो कांग्रेस के कद्दावर नेता भी हैं, उनके पास गुंडों की फौज भी है। लेकिन 1 नंबर में एक जो सबसे बड़ा नारा ये चल रहा है वो बहुत आपके चैनल के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। 1 नंबर के लोग कह रहे हैं कि हम 1 नंबर को 2 नंबर नहीं बनने देंगे, अर्थात 2 नंबर में चंदाखोरी या जिस तरीके से भोजन भंडारे वहाँ पर होते हैं, इसलिए व्यापारियों का जिनके नाम आ जाते हैं उनसे लगातार चंदा वसूली होती है, तो उसको ये संजय शुक्ला ने बहुत सारे भंडारे सारी चीज़ें करी लेकिन लोगों से उसने पैसा नहीं मांगा। तो ये जो फ़र्क है कि 1 नंबर को 2 नंबर नहीं होने देंगे, ये यदि वहाँ पर यदि चल गया तो मेरे को लगता है कि संजय शुक्ला की ताकत और जिस तरीके से कांग्रेस के लोग भी पीछे लगे हुए हैं, वो भी खुददारी से चुनाव लड़ रहे हैं, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चुनाव है जिसके बारे में जिसकी तरफ सबकी नज़र है। अभिलाष जी, ऐसा तो नहीं है कि जिसने भी सीएम की कुर्सी की ओर देखा उसका काम लग गया। ये मध्य प्रदेश में 20 साल से हम देख रहे हैं। हमने उमा जी को देखा, अभी नरेंद्र सिंह जी के यहाँ भी यही प्रचार हुआ था, लेकिन उनके बच्चे की सीढ़ियाँ आना शुरू हो गई। अब आप कैलाश जी का बता रहे हैं, तो ये है क्या? ये बीजेपी की, कह रहा हूँ कि 1998 के चुनाव में लगभग ऐसा तय माना जा रहा था कि 5 साल का दिग्विजय सिंह का शासन बहुत कुशासन में बदल गया था और सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाने वाली थी, और तत्कालीन लीडर ऑफ अपोजिशन विक्रम वर्मा मुख्यमंत्री के दावेदार बन गए थे और पटवा जी ने उनको निपटा दिया था। तो ये कई बार ऐसा होता है कि जब जो कुर्सी की तरफ नज़र लगाता है वही नीचे ही गिर जाता है। तो इस तरीके से उलटफेर 1 नंबर में भी हो सकता है, क्योंकि 1 नंबर बहुत टेंशन वाला चुनाव हो गया है। और आपने ये भी देखा होगा कि इंदौर में बहुत बड़ा विवाद इसी को लेकर हुआ था कि
कैलाश जी ने अपने जो वेस्ट बंगाल में उनके खिलाफ जो सही या गलत जो भी मुकदमा दायर किया गया जो सुप्रीम कोर्ट में गया है वो उन्होंने अपने हलफनामे में नहीं दिया है, जिसमें बलात्कार का मामला है और जिसमें खुद कैलाश विजयवर्गीय जी ने, बहुत बड़े कद्दावर नेता हैं, उन्होंने ही सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, तो वो तो उनको याद रहना चाहिए था। तो इसको लेके काफ़ी बवाल मचा हुआ है। रिटर्निंग ऑफिसर के ऊपर भी जिसको कहते हैं कि दबाव की बात चल रही थी कि भोपाल से कोई दबाव आया या इंदौर से दबाव आया, अभी पता नहीं लग रहा है क्या हुआ, लेकिन अब वो मामला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गया और वहाँ से हो सकता है हाई कोर्ट में जाएगा पिटीशन के रूप में। लेकिन मूल बात ये है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें एक नंबर को देखकर बात की जा रही है कि दिल्ली तक में उसकी बातें हो रही है कि एक नंबर में क्या भारतीय जनता पार्टी का नेशनल जनरल सेक्रेटरी ऐसा फंस गया है चुनाव में कि वो दूसरी जगह। और दूसरी बात ये भी है कि उनके बेटे का टिकट कट गया, जो बेटा 3 नंबर से लड़के पिछली बार पहली बार एमएलए बना था, तो ऐसा लग रहा था कि उसने बल्ला कांड किया था, उसने नगर निगम के लोगों को बल्ले से मारा था, तो उसका टिकट शायद इधर उधर बदला जाएगा। लेकिन ये किसी ने नहीं सोचा था कि कैलाश विजयवर्गीय को वहाँ से टिकट उतार कर इस तरीके से भंवर में वो फंस जाएंगे। तो मालवा की, हाँ आप कुछ कह रहे थे। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मालवा में भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेताओं के नाम आपने गिनाए, मैं कुछ नाम लेना चाहता हूँ। कृष्ण मुरारी मोगे जी अभी इंदौर में हैं, मेघराज जी जैन हैं, सुमित्रा ताई जी हैं, विक्रम वर्मा जी वहाँ हैं, तो ये सब लोग घर बैठे हुए हैं। एक बहुत बड़ी भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने इस पार्टी को खून पसीने से सींचा है, जिन्होंने इस संगठन को चलाया है, ये शिल्पी हैं इस संगठन के, इन्हें जन आशीर्वाद यात्रा तक में नहीं बुलाया, किसी बैठक में नहीं बुलाया जा रहा है, तो पूरे मालवा क्षेत्र में इसका क्या असर होगा? मैं ये, क्योंकि नंद कुमार चौहान जो प्रदेश अध्यक्ष रहे, उनके बेटे को टिकट नहीं दिया, वो निर्दलीय उतर गए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की जो एक पूरी पीढ़ी थी जो 10 साल पहले तक इस भारतीय जनता पार्टी जिनकी मुट्ठी में थी, आज वो सब लोग घर बैठे हुए हैं। इसका क्या असर मालवा में देखने को मिलेगा? नहीं, और आपने जिन लोगों के नाम लिए, चाहे वो मेघराज जी जैन, मैं रघुनंदन जी का भी नाम इसलिए शामिल करता हूँ, वो मंदसौर के हैं। तो रघुनंदन जी हों या कृष्ण मुरारी मोगे हों, सुमित्रा जी हों या विक्रम वर्मा हो या आपने मेघराज जैन, इन पांचों में खासियत ये रही कि ये नॉन कंट्रोवर्शियल रहे, बहुत ही ईमानदार कर्मठ कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के रहे, लेकिन नई लीडरशिप ने निश्चित रूप से उनको भुला दिया है। इंदौर में कोई बड़े लीडर्स जाते हैं तो वो लोकसभा स्पीकर, पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन के घर नहीं जाते हैं। विक्रम वर्मा जी के लिए ये कहा जा सकता है कि उनकी पत्नी को वापस भारतीय जनता पार्टी ने वो 1 वोट से जीती थी, बहुत दिन तक कोर्ट में केस चला, लेकिन फिर भी उनको धार से टिकट दे दिया है, तो वो ठीक हो सकता है। लेकिन विक्रम वर्मा कहीं पर भी मेन स्ट्रीम में नहीं है। मेघराज जी जैन का इंटरव्यू मैंने देखा, मेघराज जी के घर पर कैलाश विजयवर्गीय जी गए थे, क्योंकि मेघराज जी भी जिस तरीके, तो ये एक बात समझिए कि ये जो पुराने पॉलिटिशियंस थे, इन लोगों की कार्यशैली बहुत अलग थी और आज की भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली बिल्कुल अलग है। मेघराज जी जैन या कृष्ण मुरारी मोगे तो बहुत ही ताकतवर संगठन मंत्री थे मध्य प्रदेश के, तो इन लोगों ने जिस तरीके से पैसे का उपयोग भारतीय जनता पार्टी में आज की तारीख में हो रहा है, वैसा इन लोगों ने कभी नहीं किया था, लेकिन फिर भी चुनाव जीते थे। सुमित्रा ताई तो बहुत कम से कम पैसा खर्च करके लगातार इंदौर के लोकसभा चुनाव जीतती रही। ये बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी का ही एक धड़े ने उनको हरवाने की कोशिश करी थी, वो जीत गई थी, अलग बात है, तो वो धड़ा कौन सा है आप भी जानते हो। तो लेकिन उनके खिलाफ तत्कालीन अध्यक्ष प्रभात झा ने भी कोई कार्रवाई नहीं की। तो भारतीय जनता पार्टी का आमूलचूल स्वरूप बदलता जा रहा है और लोग अक्सर ये कहते हैं कि चाल, चेहरा और चरित्र बदल गया है भारतीय जनता पार्टी का। जो भारतीय जनता पार्टी विद ए डिफरेंस थी, वो अब बिल्कुल कांग्रेस जैसी हो गई है। तो इसका दुख मेघराज जी भी बताते हैं और आपके इंटरव्यू पर मैंने मोगे जी का भी इंटरव्यू सुना, आप ही के चैनल पे मोगे जी का इंटरव्यू सुना था, तो उन लोगों का भी दर्द सामने छलक के आ रहा है कि उनको मतलब मार्गदर्शक मंडल तक में नहीं रखा है। तो ऐसी स्थिति में इसका परिणाम कुछ ना कुछ तो होगा, क्योंकि उनके फॉलोअर्स काफ़ी दुखी है। अभिलाष जी, आप बहुत पुराने जर्नलिस्ट हैं और तमाम सारी चीज़ों को समझते हैं। हमने और आपने दोनों ने देखा है कि जनसंघ से लेके भारतीय जनता पार्टी तक ये मध्य प्रदेश में ग्वालियर इनकी बड़ी प्रयोगशाला रही है। उसके बाद में पूरा मालवा सा है, क्योंकि कुशवाहा ठाकरे खुद मालवा से आते हैं। ठाकरे जी ने इस पार्टी को पूरा गढ़ा है, बनाया है। तो ग्वालियर में हमने देखा कि 2018 में भारतीय जनता पार्टी की जड़ें पूरी तरह उखड़ गई थी और इस बार भी कोई बहुत ज़्यादा वहाँ से उम्मीद भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। तो आपको लगता है कि ग्वालियर के बाद भारतीय जनता पार्टी का नेटवर्क कहीं ना कहीं मालवा में बहुत नीचे से कमज़ोर होना शुरू हो गया है? देखिए, बहुत जगह पर मेरे को भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता बताते हैं कि अब वो पार्टी बहुत ऊपर के स्तर पर पहुंच गई है और जो दरी बिछाने वाले
माइक लगाने वाले या छोटे कार्यकर्ता थे। आज आप किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता का आप ड्रेस देख लीजिए, बिल्कुल क्रिस्प, बढ़िया प्रेस करी हुई और बढ़िया, आपका तो है लेकिन उससे बेहतर वो कपड़े पहन रहे हैं, तो मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन जो बाबूलाल गौड़ एक जिसको कहते हैं चने की या सेव परमल की पुड़िया लेकर दफ्तरों में अखबारों के आते थे, वो ज़माना निश्चित रूप से गुजर गया है। आज आप कोई सी भी भारतीय जनता पार्टी के छुटभैये नेता को देखो, बड़ी से बड़ी गाड़ी में उतर रहा है, तो लोग भी ये बदलाव देख रहे हैं और लोगों को ये लग रहा है कि जिस पार्टी के साथ में हमने संपर्क बनाया था, क्योंकि ये पार्टी कांग्रेस से थोड़ी सी अलग थी, तो ये पार्टी बहुत बदली बदली से नज़र आ रही, चाहे वो ग्वालियर में हो, चाहे वो नर्मदापुरम में हो, चाहे डिंडोरी में हो या दिल्ली में हो। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के बदलता स्वरूप हो सकता है उसको बहुत सीटें मिल रही हो ज़्यादा, इसलिए लोग काफ़ी जिसको कहते हैं जो आडंबर जो दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन साधारण कार्यकर्ता जो अंदर का है वो आज भी मुझे लगता है इससे इस तरीके के जो बदलाव हो रहे हैं बहुत तेज़ी से। बहुत बड़ा 5 स्टार कार्यालय बन रहा है, पुराना कार्यालय आपको मालूम है भंवर सिंह शेखावत ने बनवाया था कुशाभाऊ ठाकरे के नेतृत्व में, और वही भंवर सिंह शेखावत आज कांग्रेस ज्वाइन कर गए हैं। तो ये जो परिस्थितियाँ है, भंवर सिंह के नज़दीकी लोग बता रहे हैं कि शिवराज जी ने उनको समय नहीं दिया, वो छोड़ना नहीं चाहते थे पार्टी, तो थोड़ा बहला फुसला कर यदि सामने उनकी बातचीत सुन लेते तो मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग जो यहाँ से वहाँ, अब आपने होशंगाबाद का देखा होगा, शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी छोड़ के चले गए, उनके भाई के सामने लड़ रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, इससे भारतीय जनता पार्टी शायद बच सकती थी, लेकिन ये बात भी देखा है हमने कि कांग्रेस ने भी इस बार बहुत ताकत लगाई है। अब देखते हैं रिजल्ट कैसे आते हैं। एक आखिरी प्रश्न मेरा है, सिंधिया जी के 3 मंत्री वहाँ फंस गए हैं। हम तुलसी सिलावट की बात करें, हरदीप सिंह डंग की बात करें, हम राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव की बात करें, इन तीनों की क्या स्थिति आपको लग रही है? और सिंधिया जी के आने से उम्मीद की जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी ग्वालियर और मालवा में मजबूत होगी, तो आपको क्या लगता है कि सिंधिया के आने से पार्टी मजबूत हुई है या पार्टी को नुकसान हुआ है? और ये तीनों मंत्रियों की क्या स्थिति है? अब देखिए, तुलसी सिलावट के वहाँ पर तो मुझे नहीं लगता है कि उनको कोई दिक्कत हुई है, क्योंकि उनके सामने जिस महिला कैंडिडेट को खड़ा किया उसी के पिताजी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट करके दूसरी जगह से चुनाव लड़ने के लिए प्रयास कर रहे थे, मतलब लड़ ही रहे, आलोट से लड़ ही रहे हैं वो, तो उनकी टीम काफ़ी विभक्त है। दूसरी बात, तुलसी सिलावट काफ़ी लोकप्रिय कैंडिडेट है सांवेर में। हरदीप सिंह डंग के वहाँ पर भी जो जानकारियाँ मेरे को लोकल स्तर पर मिली है, उस हिसाब से वो टफ फाइट में है। अब ये देखना है कि राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव जो 2018 का भी चुनाव जीते थे, 2020 का भी उपचुनाव जीते थे, उस समय ये बात थी कि भंवर सिंह शेखावत जब 2018 में उनके सामने हार गए थे, उस समय ऐसा बताया जाता है कि इंदौर के किसी बड़े नेता ने भंवर सिंह को हटाने के लिए किसी अग्रवाल नाम के व्यक्ति को एक तीसरा कैंडिडेट करके खड़ा किया था और वो करीब काफ़ी वोट ले गया था, इसलिए भंवर सिंह शेखावत हार गए थे। और उसकी नाराज़गी भी उनके साथ में है कि जिन लोगों ने उनके खिलाफ सैबोटेज किया था उसके खिलाफ संगठन ने और मुख्यमंत्री ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो 2020 का जो चुनाव है उसमें तो भंवर सिंह शेखावत नहीं लड़े थे, लेकिन इस बार वो बहुत पहले आकर दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी से मिल लिए थे और उनका नाम लगभग पक्का था और उसी हिसाब से उनको वहाँ टिकट मिली है। तो वो भी एक बहुत रोचक मुकाबला होने वाला है, क्योंकि दोनों ठाकुर हैं और ठाकुर लोग। अब ये बात ये है कि पिछले 4-5 सालों से भंवर सिंह शेखावत कोई बहुत ज़्यादा वहाँ जिसको कहते हैं गतिशील नहीं थे, बहुत ज़्यादा वहाँ पर लोगों के साथ घुल मिल नहीं थे, लोगों को लगता था कि वो आउटसाइडर है। तो यदि बाहरी व्यक्ति का कार्ड यदि चलता है तो शायद, क्योंकि वो 2013 से 18 तक वहाँ पर एमएलए रहे थे और अपेक्स बैंक के भी चेयरमैन बने थे, लेकिन 18 के बाद से उनके वहाँ पर उपस्थिति लगभग नगण्य सी रही, ऐसा स्थानीय लोग बता रहे हैं। अब यदि मोटे तौर पे देखा जाए कि 66 सीटें पूरी मालवा और निमाड़ की हैं, यदि आपसे मैं सीधा पूछूं कि इन 66 में से भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के खाते में कितनी जा सकती हैं और अन्य को क्या मिल सकता है, एक अंदाज, मैं कोई इसको ओपिनियन पोल या ये नहीं कर रही, एक पत्रकार के अंदाज के माध्यम से पूछता हूं। हाँ, जो मेरे सूत्र हैं या मैं बार बार जो वहाँ जाके देखता हूँ या बाकी सारी चीज़ें, तो मुझे लगता है कि 2 से 3 सीटें कुछ निर्दलीय भी चुनाव जीत सकते हैं वहाँ पर। और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में मुझे लगता है कि 66 सीट्स में से करीब 35 से 40 सीट बीजेपी को मिल सकती है और कांग्रेस का भी प्रदर्शन वहाँ काफ़ी अच्छा रहेगा, ऐसा लग रहा है मुझे। 35 से 40 में गई तो और बचेगा क्या? 3 बोलेंगे तो 12, 13, 14, 15 सीटें मिलेंगी। इतनी तो पिछली बार भी कांग्रेस को नहीं मिली थी। अब देखना है कि सज्जन वर्मा सोनकच्छ से कैसे जीत रहे हैं, क्योंकि सज्जन वर्मा ने बहुत सारे टिकट वहाँ पर दिलवाए, अपन भूल गए देवास का। यदि ऐसी स्थिति है तो बहुत अच्छी है। मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी की बल्ले बल्ले, यदि 66 में से 35 सीटें भारतीय जनता पार्टी, यदि अंदाज तो यही लग रहा है कि
30 से 35 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे अभिलाष खांडेकर जी, आप लोकमत समाचार पत्र के स्टेट एडिटर हैं, और आपका ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी अब वो भारतीय जनता पार्टी नहीं है जिसे कुशाभाऊ ठाकरे ने बनाया था, जिसे कृष्ण मुरारी मोघे जैसे लोगों ने चलाया था। अब भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह बदल चुकी है, उसके पूरा तरह सा उसका जो रूप है, उसका जो चाल चलन है, सब पूरा बदल चुका है। फिर भी अभिलाष जी के नज़र में ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी को मालवा क्षेत्र में 30 से 35 सीटें मिल सकती हैं। यदि ऐसा होता तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी वहाँ बहुत अच्छा कर रही है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। अच्छी है ना? फिर खर्चा कर आई तू। हर महीने पैसा भेजती तो है भाजपा, अब इस दिवाली नई चप्पल पहनो। अरे वो पहले के लुटेरों के राज में उनकी माँ बहनों की जेबें भरती थी, और अब ये सरकार हम गरीब बहनों की भरती है। तो साफ साफ कहो ना अम्मा, फिर इस बार भाजपा सरकार। फिर इस बार भाजपा सरकार।